नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। अब तक के क्लास में हमने हिंदी कहानी के उद्भव, विकास एवं उसका स्वरूप और उत्कर्ष काल तक का अध्ययन किया। अब हम उत्कर्ष काल में ही जो पर्दा कहानी है, जो कि जिसके कथाकार हैं यशपाल, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम इस इकाई जो है उसमें यशपाल के जीवन परिचय और उनकी जो रचना संसार है उनका, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर जो पर्दा कहानी की कथा वस्तु है उससे कल की क्लास में मैंने अवगत करा दिया था। उसके आगे का जो क्रम है वो इस प्रकार है कि उनकी चारित्रिक विशेषताएं, देश काल परिस्थिति और वातावरण और कहानी का उद्देश्य क्या रहा, इस बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले यशपाल जो है कथाकार, क्रांतिकारी विचारधारा के हैं और उनका जन्म 3 दिसंबर 1903 को फिरोजपुर छावनी में हुआ था। और ये जो है मुख्य रूप से मध्यम वर्गीय जीवन के रचनाकार हैं। तो मध्यम वर्गीय लोगों में फैले हुए अंधविश्वास को वह अपने साहित्य में उन्होंने स्थान दिया ताकि लोगों में जागृति आए, और उनके परिवार ने उन्हें जो है बहुत सहयोग दिया और महान क्रांतिकारी के रूप में यशपाल जी ने आज़ादी के समय महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो कहानी की कथा वस्तु और जो कथानक है उसके बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ा था, और अब हम जो चारित्रिक विशेषताएं हैं पर्दा कहानी की वो आज हम देखेंगे। तो कहानीकार कहानी की कथा वस्तु को ध्यान में रखते हुए पात्रों को चित्रित करता है, और ये जो पात्र होते हैं वो कहानी में उस युग की जो समस्याएं हैं उनकी ओर संकेत करते हुए कहानी को एक सजीवता प्रदान करते हैं। इसलिए पात्र चरित्र का कहानी में एक विशेष स्थान होता है, और कहानी आर्थिक विषमता के आधार पर है। कहानी में चौधरी पीर बख्श और पंजाबी खान, ये दो किरदार होते हैं जिन्होंने कहानी को शीर्ष पर पहुंचा दिया। तो चौधरी पीर बख्श जो है वो कहानी के केंद्रीय पात्र हैं, और चौधरी इलाही बख्श के पीर बख्श चौथी संतान है। चौधरी पीर बख्श ज़्यादा पढ़े लिखे न होने के कारण एक तेल की कंपनी में मुंशीगिरी की नौकरी करते हैं, और अधिक पगार नहीं होने के कारण वे अपने परिवार को लेकर एक सस्ते मकान में रहते हैं, और जितनी तेज़ी से परिवार की ज़रूरतें बढ़ती है उसकी आधी गति से उनकी पगार बढ़ती है, और 15 बरस में केवल उनकी जो पगार है वो 12 से 18 रुपये ही बढ़ती है। तो अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वह उसमें असमर्थ रहते हैं। तो घर की आबरू बचाए रखने के लिए दरवाजे पर हमेशा पर्दा लटकाया रहता है, क्योंकि उसी में भी सबकी भलाई है। तो घर की जो अवस्था है उसके कारण पंजाबी खान से वह उधारी लेते हैं, और पैसे समय पर नहीं देने पर अपने परिवार की रक्षा के लिए उनके सामने मिन्नतें करते हैं ताकि कुछ दिन और मिल जाए। फिर अंत में पंजाबी खान के द्वारा पर्दा खींच जाने पर सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं, और उनके अनुसार अब उनके लिए पर्दे का कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार जो पंजाबी खान हैं, तो पंजाबी बब्बर अली खान कहानी के सामंतवादी प्रवृत्ति के परिचायक हैं। पंजाबी खान अपने स्थानीय और गैर स्थानीय लोगों को पैसे देते हैं, और बाबर अली खान का जो रोजगार है वो सितवा के उस कच्चे मोहल्ले में अच्छा खासा चलता है। तो सभी तरह के जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो उनसे पैसे लिया करते थे, और पैसे समय पर नहीं मिलने पर वह लोगों से घृणित व्यवहार करता है। तो 4 आना रुपया महीने पर 4 रुपया कर्ज वह देता था। तो पीर बख्श को पंजाबी खान से ही कर्ज मिलता है, जिसके बदले में पंजाबी खान उसकी सभी के सामने बेइज्जती भी करता है। तो इस प्रकार जो सदियों से एक परंपरा चली आ रही है शोषणवादी प्रवृत्ति, उसको पंजाबी खान के माध्यम से कथाकार यशपाल ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो उसके बाद हम देखेंगे देश काल और वातावरण। तो देश काल और वातावरण की दृष्टि से पर्दा कहानी में चित्रित
चौधरी परिवार की आर्थिक दुर्दशा केवल उनकी ही नहीं है बल्कि समस्त मध्यम वर्गीय परिवार की है। तो आज सभी मध्यम वर्गीय परिवार में अभाव के कारण तनाव का माहौल बना रहता है, नए पुराने के बीच संघर्ष होता है, आपसी रंजिशें उत्पन्न होती है। पैसों के अभाव के कारण चौधरी का परिवार अलग अलग स्थानों पर रहने चले जाते हैं। तो कहानी में पीरबख्श ने अपने परिवार के साथ गंदे से मोहल्ले में रहने के लिए भी वह बाध्य है। तो आर्थिक परिस्थिति खराब होने के कारण उनको घर के सामान तक बेचने पड़ते हैं और वहाँ की जो महिलाएं हैं उनके पास पर्याप्त वस्त्रों का अभाव होता है। तो ऐसी दशा में दरवाजे पर लटका पर्दा ही जो पीरबख्श है उनकी आबरू बचाता है। तो इस कहानी की कुछ पंक्तियां हम यहाँ देखेंगे कि बैठक न रहने पर भी घर की इज्जत का ख्याल था, इसलिए पर्दा बोरी के टाट का नहीं बढ़िया किस्म का रहता है। तो इस प्रकार पर्दा की एक प्रतीक के रूप में समाज के सामने उसको प्रस्तुत किया गया है। तो पूरी कहानी में हम देखते हैं कि किस प्रकार लेखक ने पर्दे के महत्व को शुरू से अंत तक बताया है। तो पर्दा टूटने पर या पर्दा टूटने का जो डर है वो चौधरी परिवार में सभी को होता है। तो पूरी घटनाओं में सभी को वह डर रहता है। तो पूरी घटनाओं का यदि हम मूल्यांकन करें तो हम पाएंगे कि लेखक ने पर्दा कहानी में जैसा वातावरण बताया वह कहानी में सभी जगह अपना महत्व रखता है। तो पीरबख्श का गंदे मोहल्ले में रहना, वहाँ की गंदगी और बदबूदार वातावरण, इनकी समस्याओं से कहानी के माध्यम से एक समाज का कड़वा सच जो है वो उभर करके आता है। तो वर्तमान के मध्यम वर्गीय समाज की मजबूरी, तनाव और दर्द को जो अभिव्यक्ति आर्थिक दुर्दशा के कारण उन्होंने दिखाई है वह युग के अनुरूप है। तो आज महंगाई जो है वो आसमान छू रही है और परिवार में कमाने वाला एक और पूरे परिवार को पालना उनके लिए दुभर हो जाता है। तो ये जो मध्यम वर्गीय जीवन की जो सच्चाई है उसको उन्होंने अपनी कहानी में व्यक्त किया है। उसके बाद कहानी का उद्देश्य अगर हम देखते हैं तो इस कहानी में लेखक ने आर्थिक विषमता और गरीबी से ग्रस्त जो जनजीवन है और उसमें जीने को जो मजबूर है उन लोगों का यहाँ विश्लेषण किया है। तो पंजाबी खान जैसे जो शोषणवादी प्रवृत्ति वाले लोग हैं जो गरीबों को प्रताड़ित करते हैं, तो एक के बदले चार हिसाब लगा करके पूंजीवाद जो है दिन ब दिन अमीर बनता जाता है और पीरबख्श जैसे लोग हैं वो कर्ज चुकाते चुकारे भिखारी बनने लगते हैं। तो घर के सामान तक बिक जाने पर भी ये जो धनिक वर्ग है वो उनको निम्न वर्ग के लोगों की मानवीयता तक का भी ख्याल नहीं रहता है। तो पीरबख्श का जो उनकी जो पगार है वो देश के विकास की गति की तरह धीमी है और 15 वर्ष में केवल 15 रुपये से 18 रुपये ही वह बढ़ता है। तो कहानी के इस तरह के पूंजीपति लोग ही पीरबख्शी जैसे जो शरीफ इंसान है उसको उसकी दयनीय स्थिति में रहने के लिए उसको मजबूर कर देते हैं और जैसा वो मेहनत करते हैं उसके अनुसार उनको पैसा नहीं मिलता है और गरीबों को पंजाबी खान जैसे शोषणवादी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति का सहारा लेना पड़ता है। तो कर्ज समय पर नहीं लौटाने पर ऐसे लोग मानवीयता को भूल करके गरीबों की आबरू तक का भी ख्याल नहीं रखते हैं। तो इस प्रकार कथाकार यशपाल ने अपना जो उद्देश्य यहाँ प्रदर्शित किया है वह यह है कि गरीबी और अभाव की जिंदगी को दर्शाते हुए पूंजीपतियों और पंजाबी खान जैसे लोगों की जो शोषणवादी प्रवृत्ति है उसके खिलाफ उन्होंने विद्रोह व्यक्त किया और अपने क्रांतिकारी विचारों से जो पाठक हैं उनके सामने एक समाज की कड़वी सच्चाई को प्रस्तुत किया है। अब इसके जो समीक्षात्मक प्रश्न हैं या प्रश्न किस प्रकार के आएंगे परीक्षा में, तो वह एक बार हम यहाँ देखते हैं कि पहला प्रश्न जो है वो है पर्दा कहानी की कथा वस्तु को अपने शब्दों में लिखना है
और फिर पर्दा कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न ऐसे आ सकता है कि चरित्र चित्रण की दृष्टि से पर्दा कहानी का मूल्यांकन कीजिए। और चौथा प्रश्न, पर्दा कहानी के माध्यम से मध्यम वर्गीय जीवन की जो सच्चाई प्रस्तुत की है वो किस प्रकार की है, और इस कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उसके बाद जो छोटे क्वेश्चन हैं, जो लघुत्तरीय जो प्रश्न हैं वो इस प्रकार होंगे कि पर्दा कहानी का सारांश लिखना है, और पंजाबी खान किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, और पर्दा कहानी में पर्दे का महत्व बताइए, या पीरबख्श के चरित्र पर टिप्पणी लिखिए, या पर्दा कहानी में जो दयनीयता और आर्थिक दशा का वर्णन है उसको अपने शब्दों में लिखिए। उसके बाद जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं वो किस प्रकार के आएंगे कि पीरबख्श ने कितनी शिक्षा प्राप्त की थी, या चौधरी इलाई बख्श कहाँ काम करते थे, पीरबख्श ने किससे उधारी ली थी, यशपाल की जो रचनाएं हैं उनके बारे में बताइए, या पंजाबी खान का पूरा नाम क्या है। इस प्रकार के जो अति लघुरात्मक प्रश्न आएंगे वो ऐसे बनते हैं। अब हम जो हमारे पाठ्यक्रम में दूसरी कहानी है पाजेब, जिसके कथाकार हैं जैनेन्द्र कुमार, उसका अध्ययन करेंगे। तो जो पाजेब कहानी है वो बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है, और इसमें जो बाल मनोविज्ञान की सामान्य प्रवृत्तियां और बाल सुलभ भावनाएं जो अभिव्यक्त हुई है उनका परिचय हम जानेंगे, और जो बालकों की चारित्रिक विशेषताएं होती है उसको समझेंगे, और साथ ही जैनेन्द्र कुमार की जो कहानी कला है और जो कहानी का शिल्प है उससे हम परिचित होंगे। तो मध्यम वर्ग में भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण और आसक्ति जो होती है वो उसको जीवन में इसे दिए गए विशेष महत्व को हम समझ पाएंगे, और मध्यम वर्गीय जीवन के प्रति जो आय की आलोचनात्मक दृष्टि है उसका विकास किस तरह से होता है उसको हम पढ़ेंगे। तो जैनेन्द्र कुमार जो है, इनकी कहानियों का जो पहला संग्रह है वो 1929 में फांसी नाम से प्रकाशित हुआ था, और इस संग्रह की सभी कहानियां आम आदमी के जीवन यथार्थ को अपने में समेटती है। तो विचारों की प्रधानता के साथ साथ जैनेन्द्र जो है तत्कालीन राजनीतिक संदर्भों को भी अभिव्यक्त करते हैं। विचारों के प्रभाव की अधिकता कई बार जीवन की वास्तविकता के संदर्भ में इन कहानियों से पीछे रह जाती है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जैनेन्द्र जीवन की वास्तविकता का लगभग तिरस्कार करके आगे बढ़ जाते हैं। तो पाजेब कहानी में जीवन की एक छोटी सी घटना को विस्तार दिया गया है। एक छोटी सी बच्ची के मन में पाजेब के प्रति जो ललक उठी है उसके रूप में कहानी की शुरुआत होती है, और जो उस बच्ची की बुआ है उन्होंने पाजेब जब दी तो वो उसको पाकर के खुश हो गई, और मुन्नी सारे घर आंगन में नाचती हुई अपनी खुशी को प्रकट करती है। तो एक छोटा सा चांदी का आभूषण सारे घर में आनंद और उल्लास भर देता है। तो ये जो कहानी है वो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, जिसमें लेखक की मनोवैज्ञानिक सूझबूझ के साथ मनोविज्ञान से गहरे परिचय को हमने देखा है। तो पाजेब कहानी में बच्चों की जो स्वाभाविक लालसा है, इच्छा है, या जो प्रतिक्रिया है उसका समावेश है। जैसे मुन्नी में आभूषणों के लिए स्वाभाविक लालसा है, तो जो बालक जो होते हैं वो प्राय खिलौने चाहते हैं और उनसे खेलने की उनकी एक स्वाभाविक गतिविधि होती है। तो इसी कहानी का एक बच्चा आशुतोष साइकिल की मांग करता है, क्योंकि साइकिल उसके लिए एक खिलौने के समान ही है। तो बच्चों की अनेक प्रतिक्रियाओं और गतिविधियों के चित्रण से भी कथाकार ने उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को कहानी में व्यक्त किया है। तो बाल मनोविज्ञान से परिचित कोई भी लेखक ऐसा ही चित्रण कर सकता था, और हमारे जो इसके पात्र हैं आशुतोष और मुन्नी, वो मुन्नी के बड़े भाई हैं। तो पहले तो मुन्नी को सजी धजी देख करके वो बहुत खुश होते हैं और हाथ पकड़ करके अपनी मुन्नी को पाजेब सहित अपनी साइकिल दिखाने के लिए ले जाते हैं।
फिर मुन्नी को पाजेब का गौरव अपना भी मालूम होता था, तो वह खूब हंसती है, ताली पीटती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह ठुमकने लगी कि मुन्नी को पाजेब दी और हमें भी साइकिल ला करके दें। तो बच्चों में जो ईर्ष्या की प्रवृत्ति होती है वो उसमें इसको दिखाया गया है। तो जैनेंद्र की जो कहानी है वो पहले पाजेब नामक कहानी संकलन में छपी थी, फिर उसको उनके संग्रह जैनेंद्र की कहानियों के दूसरे भाग में शामिल कर लिया गया था, जो दिल्ली से 1953 में छपा था। और इतने वर्षों बाद भी यह जो कहानी है वो आज भी प्रासंगिक है और महत्वपूर्ण है। तो इस कहानी का जो उद्देश्य है वो ये बताना है कि बच्चे जो हैं प्राय सच बोलते हैं और वे किसी विवशता या दबाव के कारण ही झूठ बोलते हैं, या डर के कारण या लालच के कारण ऐसा वह करते हैं। तो इसमें देखा जाता है कि माता पिता या परिवार के लोग उन पर संदेह करके या उन्हें डरा धमका कर झूठ बोलने के लिए विवश कर देते हैं। तो पाजेब के खो जाने को चोरी समझने और बच्चों पर संदेह करने के लिए, बल्कि उन पर आरोप लगाने से बच्चों पर जो बीतती है उसी का इसमें रोचक वर्णन किया गया है। तो इसको हम बाल मनोविज्ञान की कहानी कहेंगे। तो मध्यम वर्ग की जो भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति है उसको कहानी के तीसरे भाग में घटना के माध्यम से बताया है। तो आशुतोष को उसके चाचा के साथ पतंग वाले के पास जाने के लिए विवश किया जाता है। तो पहले तो वो न जाने की जिद पर अड़ा रहता है और समझाने बुझाने के बाद वह उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो आधे रास्ते से ही लौट आता है। तो उसमें सबसे बड़ा डर ये होता है कि पिता के दबाव में आकर वह जो झूठ बोलता है उसकी पोल खुल जाएगी और झूठ जो है पकड़ा जाएगा। हालांकि वो झूठ नहीं होता है, वो सच ही कहा गया होता है। तो पिता के दबाव में आकर के बार बार की पूछताछ से बचने के लिए या अपने पर किए गए संदेह की दिशा को छुन्नू की ओर मोड़ने के लिए उसने झूठ बोल दिया और समझ लिया कि मुसीबत टल गई। पर एक झूठ दूसरे झूठ को जन्म देता है, तो दूसरे झूठ की भूमिका वह तैयार कर देता है। तो इस प्रकार झूठ की एक श्रृंखला बन जाती है और अनचाहे वह उसमें फंसता जाता है। तो रास्ते से लौट आने पर पिता द्वारा आशुतोष को फिर कोठरी में बंद कर दिया जाता है। फिर उसको ये समझाता है कि सख्ती करके वह बेटे को सीधे मार्ग पर ले आएगा, पर उसकी जो शक्ति होती है वो व्यर्थ जाती है, बेकार जाती है। जब कोठरी का दरवाज़ा खोला गया तो आशुतोष को मज़े से सोता हुआ उन्होंने देखा। तो बालक के साथ ज़्यादा सख्ती करके भी उसकी जिद को है हम काबू नहीं कर सकते हैं। तो ये एक फैक्ट है, ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जिसकी और कहानीकार ने बड़ी सहजता से संकेत कर दिया है। तो जिद किसी व्यक्ति का प्रकट दृढ़ निश्चय हो सकता है, वो एक प्रतिक्रिया भी हो सकती है जो किसी बात का विरोध करने के लिए या झूठ को सच साबित करने में असफल कोशिश के उद्देश्य से व्यक्त हो सकती है। तो आशुतोष का जो व्यवहार है वह इसी ओर संकेत करता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो मध्यम वर्गीय मानसिकता है उसमें जो नैतिक मूल्यों का बदलाव है वो कैसे आता है। तो जैनेंद्र ने इस कहानी के माध्यम से नौकरी पेशा मध्यम वर्ग की मानसिकता में जो बदलाव आया है उसकी ओर संकेत किया है कि शहरीकरण और पूंजी के बढ़ते हुए वर्चस्व के कारण मानव के जो संबंध है उनमें भी तेजी से बदलाव आया है। नई कहानी के दौर के जो सभी लेखक हैं उनकी रचनाओं में इस बदलते हुए जीवन संदर्भों को यथार्थवादी और व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के साथ ही मनोविश्लेषणवादी ढंग से भी परखा गया है। तो जीवन मूल्यों के तेजी से बदलने का समय था और व्यक्ति का जीवन इतना सरल नहीं रह गया था जैसा कुछ समय पहले तक वो जो तत्व उसमें मौजूद रहते हैं। तो आपसी संबंधों में संदेह और अविश्वास पैदा होने लग गया था। आर्थिक और राजनीतिक दबाव ने व्यक्ति के बीच संदेह का वातावरण बना दिया। एक प्रकार से जो भय से आक्रांत जो मध्यम वर्ग है उनमें कई आशंकाओं को उन्होंने अपने मन में पाल रखा है और संयुक्त परिवार के विघटन ने मध्यम वर्ग को डर का जो वातावरण है वो दे दिया है। तो जीवन के आदर्शों से जब वह हटने लगा था और व्यवस्था में जब बदलाव आने लगे तो आपसी रिश्तों नातों ने भी उस पर आघात प्रारंभ कर दिया।
तो इन्हीं बदलते हुए संबंधों और आशंकाओं और संदेहों के माध्यम से जैनेन्द्र ने पाजेब के माध्यम से मध्यम वर्गीय मानसिकता में आए बदलाव को चित्रित किया। तो व्यवस्था के अंतर विरोधों को उगाड़ने में पारिवारिक संबंधों के बीच आ बैठे संदेह ने पिता ने पुत्र पर दबाव डालकर न हुई चोरी को भी मान लेने के लिए मजबूर कर दिया। तो यहाँ केवल बेटे के द्वारा एक अपराध होने की या चोरी करने की आशंका मात्र से मध्यम वर्गीय नीति मूल्यों जो है, नैतिक मूल्य है, उनके टूटने की जो पीड़ा है वो पिता को घेर लेती है। तो ये जो कहानी है इसका शिल्प हम देखते हैं कि कोई भी जो लेखक होता है उसकी जो कहानी कला है उसका जो संपूर्ण विवेचन है उसकी कहानियों के आधार पर ही हम कर सकते हैं, पर उसकी प्रतिनिधि कहानियों को के आधार पर भी हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे पाजेब एक प्रतिनिधि कहानी है जो उनकी कहानी कला की कुछ विशेषताओं से पाठकों का परिचय कराती है। और ये जो कहानी है मनोवैज्ञानिक कहानी है और इसमें प्रेमचंद युग के जो हिंदी कहानी है उसमें वर्णनात्मकता और घटना प्रधानता अधिक देखने को मिलती है। और आगे चल कर के जैनेन्द्र, यशपाल, अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी इन सभी ने पात्रों के चरित्र चित्रण और जो आंतरिक उथल पुथल है उसकी अभिव्यक्ति को मनोवैज्ञानिक कहानी कहना शुरू किया। तो प्रेमचंद और उनके युग के कहानीकारों की कहानियों में मनोविज्ञान की उपेक्षा नहीं की गई है, उसमें घटना के वर्णन को सबसे पहले महत्व दिया है। तो हिंदी कहानी में मनोवैज्ञानिक तथ्यों के समावेश और मनोविश्लेषण की जो प्रवृत्ति है उसको प्रचलित करने का जो श्रेय जाता है वो जैनेन्द्र को जाता है और उन्हीं के जैसे अन्य कहानीकारों को जाता है। और कहानी कला का संबंध कहानी के शीर्षक से भी होता है। तो शीर्षक एक नाम है, पर नाम का जीवन में भी महत्व है और साहित्यिक कृतियों में भी, पर साहित्यिक कृति में नाम का भी महत्व होता है। तो कहानी का नाम उसकी प्रकृति की ओर कुछ न कुछ संकेत अवश्य करता है। तो पाजेब कहानी का शीर्षक सार्थक और उपयुक्त है। पाजेब के खोने पर पूरी कहानी चलती है और वह कहानी में व्यक्त सारे द्वंद्व और अंतर्द्वंद्वों की जड़ होती है। तो सारा बखेड़ा पाजेब के कारण होता है। पाजेब मुन्नी की आभूषण प्रियता की प्रतीक है। कहानी में पाजेब एक संज्ञा मात्र नहीं है, वह प्रतीक रूप में है। तो साहित्यिक कृतियों में प्रयुक्त सामान्य शब्द कैसे सामान्य अर्थ से ऊपर उठ करके विशेष अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, ये यहाँ पाजेब शब्द के प्रयोग में हम देख सकते हैं, जो कि इस शीर्षक के रूप में यहाँ प्रयुक्त हुआ है। तो इस प्रकार ये जो कहानी है उसके शीर्षक से भी कहानीकार की जो सूझबूझ है या उनकी जो कहानी कला है वो दिखाई दे जाती है। और जो कहानी है उसका अंत भी एक रोचक और कलात्मक रूप से होता है। तो आज की कहानी में, आज की क्लास में हमने पाजेब कहानी और पर्दा कहानी के काव्य स्रोतों को समझा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।